हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज उसका जो टॉपिक जो पढ़ाए थे शुरुआत से, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, मतलब उसके अगले एक्सरसाइज का। ठीक है, तो देर न करते हुए चले जाएं तो अपने वीडियो की तरफ। देखिए आज एक बात और है कि हम कुछ एक्स्ट्रा भी सीखेंगे। तो ये बात जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर एक्स्ट्रा क्या है और कैसे क्या जानकारी मिल रही है। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या खास होने वाला है आपके लिए, चलिए देखते हैं। जैसे कि देख लिए 1.2 में क्या है, लासा और मासा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ और डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो कुछ प्राइम फैक्टर हैं, उनको देखना है। तो इस तरह से हमारे जितने भी हैं तो इन सब को देख लिया जाए एक नज़र में, कैसे क्या है। तो समझते हुए चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसे कि लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले ये जान लिया जाए। देखिए हमने शायद बताया था भाज्य और अभाज्य के बारे में, तो ये हमें जानने की जरूरत नहीं। हमारी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है, इसकी जानकारी देने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले भाज्यता अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जान लेते हैं कि गुणनखंड आखिर में करके देख लिया जाए क्या होता है, कैसे। सबसे पहले ये जान लिया जाए कि दोस्त गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम गुणनखंड वो होता है, मतलब कोई कह लिया जाए गुणनखंड जैसे कोई फैक्टर, छोटे छोटे फैक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे हमने ले लिया, कोई भी संख्या ले लिया। ठीक है, अब वो संख्या जैसे किसी संख्या का मल्टीपल, ठीक है, किसी संख्या का मल्टीपल वही गुणनखंड कहलाता है। अब मल्टीपल कैसे, तो देख लिया जाए कि किसी संख्या का मल्टीपल कैसे, मतलब क्या बात हम करना चाह रहे हैं, किसी संख्या का मल्टीपल। तो मल्टीपल देख लिया जाए कैसे, जैसे 2 हुआ, कोई संख्या 2 है। ठीक है, अब 2 के हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह में क्या है कि 2 के गुणनखंड जो 2 भी है और 1 भी है, यही है गुणनखंड। ठीक है, इसी को हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम 4 का लिख दिए तो 4 का क्या है, 2 गुणे 1। ठीक है, ये क्या है, 4 के गुणनखंड है, इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो इसी ये फैक्टर है। तो गुणनखंड हम लोग समझ लिए हैं। आगे चलते हैं। देखिए विभाज्यता का नियम जो डिविजिबिलिटी का रूल है, तो डिविजिबिलिटी का रूल सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, डिविजिबिलिटी का रूल कुछ जान लेते हैं। जैसे 2 का नियम। ठीक है, जैसे पहला नंबर ए नंबर 2 का नियम। बच्चों देखिए 2 का नियम कैसे, जैसे 2 का नियम हम कैसे पहचाने, मतलब कि डिविजिबिलिटी का रूल मतलब वहाँ लगता है जहाँ पे संख्याओं को काटना रहता है। जैसे आप लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं ना, फैक्टर ज्ञात करते हैं गुणनखंड, तो उसी तरीके तो हम पता लगता है डिविजिबिलिटी का रूल हम जानते हैं, तो संख्याओं को आसानी से हम काट सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 का नियम संख्या के अंत में, ठीक है, लिखने में देरी लगेगी, संख्याओं के इतना समय रहता नहीं, अंत में समझ जाइएगा आप लोग। संख्याओं के अंत में यदि आपको 0 दिखाई दे रहा है, किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके अंत में 2 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, अगर ये संख्याओं के अंत में दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए वो संख्या 2 से कटेगी। ठीक है,
इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल होगी हमेशा। मतलब आपको याद रखना है कि ये संख्याएं अगर किसी संख्या के अंत में होगी तो वो 2 से डिविजिबल होगी। जैसे हमने ले लिया, देखिए 2 आया अंत में, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। चलिए 3 के नियम में आते हैं। कुछ रूल्स है, अपने काम के रूल्स हम पढ़ लेते हैं। 3 का नियम। 3 का नियम दोस्त क्या होता है? देखिए 3 का नियम हम क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, मतलब कैसे इसका डिफाइन करेंगे। तो 3 का नियम जो है कुछ इस प्रकार से है, जो अंकों का योग होगा ना, जितने भी अंक होंगे, चाहे जितना बड़ा अंक होगा, सबको जोड़ लो, उनका जो योग होगा, योग का मतलब जो उनका सम होगा, अगर नंबर का सम जो है 3 से डिविजिबल हो जाए तो इसका मतलब वो संख्या 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब वो संख्या 3 से विभाज्य है। अगर सभी संख्याओं का जोड़ 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे मैं देख लेता हूँ। देखिए मैंने तो बता दिया है, अब आप लिख सकते हैं कि संख्याओं का, ऐसे लिख लीजिए, संख्याओं का जोड़ यदि 3 से डिविजिबल है, 3 से भाज्य है, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका। एग्जाम्पल कैसे? देखिए जैसे मैं देख लेता हूँ कि कोई संख्या लिख लेता हूँ मैं, जैसे 1 1 1। इन संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। जब इन संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? 3 मिला। देखिए 3 3 से कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कोई संख्या ले लीजिए, 1 2 3। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए। तो 1 + 2 + 3 जोड़िए, कितना आ रहा है? 3 2 5 1 6। देखिए 6 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 111 भी 3 से कट जाएगा और 123 भी 3 से कट जाएगा। आप भाग देके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 4 का आ जाइए। 4 का नियम। 4 का नियम भाई, 4 का नियम देखिए, अंत की 2 संख्याएं अगर 4 से डिविजिबल है, अंत की जो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर अंत में जो लास्ट नंबर होता है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो अंत का जो 2 नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने लिख लिया, ये देखिए हमने लिख लिया। तो अंत का जो 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। तो 4 और 0 को जोड़ने, मतलब सॉरी, देखिए 4 40 तो आराम से कट जाएगा 4 से। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटती है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। 5 का नियम। 5 का नियम क्या है भाई, देख लिया जाए। 5 का नियम क्या है? देखिए 5 का नियम ये है कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0 और 5 आता है तो वो संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल होगी। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे और आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमारी बेसिक जानकारी। ठीक है, और 6 का नियम तो वैसे ही है। ठीक है, अगर वो 3 और 6 से कट जाती है तो वो समझ लीजिए 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सब थे डिविजिबिलिटी के रूल्स। ठीक है, इतना ही हमारा काम आने वाला है इस चैप्टर में। आप सब देख लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, और बाकी अगर आपको आगे का जानना है ना, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, डिविजिबिलिटी का रूल्स। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देर न करते हुए टॉपिक्स की बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। तो समझ गए होंगे आप। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है पहले क्वेश्चन में। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए 140। चलिए इसका अभाज्य गुणन दोस्तों बना लेते हैं। 2 सते 14, 0, फिर 2 से काटेंगे 35, फिर 5 से काटेंगे 5 सते 35, फिर 7 से। ठीक है, ये कट चुका है। अब आप लिख लीजिए, ऐसे लिखना है 140 इज इक्वल
देखिए दो दो बार है ना, 2 बार लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर, जितनी बार जो होगा उतनी बार स्क्वायर लगा दीजिएगा, 5 × 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही है आपके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए अगला देखिए 156, इसका देख लीजिए भाई 156। देखिए 2 से क्यों काट रहे हैं हम, 2 से इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि हमने कहा था ना 0, 2, 6, 8 ये सब संख्याओं के अंत में होगा 2 से कट जाएगा, इसीलिए 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 × 9 = 3 और 3 × 3 = 9 और फिर ये 13 से। ठीक है, 13 × 9 = 13। इसका क्या हो जाएगा 156 बराबर, देखिए 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर × 3 × 13, ये हो गया। चलिए अगले में देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा इसका देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, सबसे पहले देखिए इसमें दिमाग लगाने की बात ये है, ये बात जान लीजिए, अंत में 5 है ना, हमने बताया था ना 5 है तो 5 से डायरेक्ट काट दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 से देख लीजिए, जैसे बहुत बच्चों को काटना नहीं आता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, तो देख लीजिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 5 से 3 में भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, 5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं। जब यहीं जाएगा तो हम 2 संख्याओं को ले लेते हैं, जब 2 संख्याओं को लेंगे तो 38 बन जाएगा। तो 5 का पहाड़ा आप पढ़िए कि 38 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे ना 5 × 7 = 35, 7 बार गया, हासिल कितना, रिमाइंड कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। 5 × 7 = 35, 3 बचा और 3 यहाँ पे हल्का सा आप लगा लीजिए 32 बना, तो 5 × 30 हो गया। फिर 2 बचा, 5 × 5 = 25। देखिए इसके बावजूद भी 5 है, फिर 5 से काटिए, 5 × 9 = 5 और ये इसमें 2 गया 26 बना, अब 5 × 5 = 25, फिर 1 गया 15 बना, 5 × 3 = 15 हो गया। ठीक है, अब ये संख्या कितने से कटेगी, 3 से। क्यों 3 से कटेगी, क्योंकि इसका जोड़ देख लीजिए, अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाए, 5 3 8 1 9, 9 कट जाएगा, इसका मतलब कटेगी। 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 3, फिर 3 से देखिए, 3 × 9 = 3, 3 × 7 = 21, अब ये 17, 17 से कटे क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लीजिए, 38 25 = 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 17। 2 सवाल और देख लीजिए, ये 2 सवाल और देख लीजिए कि एक ये रह गया था। ठीक है, ऐसे ही इसे हम 5 से इतने से काट लीजिए, ऐसे लिख देंगे। और 2 सवाल और हैं 7 4 2 9, इनको भी देख लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्त, ये 17 से कटेगा। ठीक है, तो 17 से काटते हैं। देखिए 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 6 इसमें गया, 17 × 3 = 51, फिर 17 × 7 = 119, फिर ये 19 से कटेगा, 19 दूना 38 और 19 तिरिक 57, फिर ये 23 से कटेगा। तो ऐसे लिख दीजिए 429 = 17 × 19 × 2 3। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना बराबर एलसीएम और एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, एक बार आज फिर बता देते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ वाकई में होता क्या है। बहुत से बच्चे तो कर लेते हैं और कुछ बच्चे उनका मतलब नहीं जानते हैं, तो हम बता देते हैं, ये सब के लिए है कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है आखिर में। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में है क्या या होता क्या है एलसीएम और एचसीएफ वाकई में। तो सबसे पहले हम एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम की बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसी कोई दो संख्याएं, एलसीएम इसे कहते हैं किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनखंड है, सबसे छोटा गुणनखंड वही एलसीएम होगा संख्याओं का कोई ऐसा गुणनखंड, मतलब कोई ऐसा जिससे दोनों संख्याएं आपस में, मतलब दोनों संख्याएं उसी एक गुणनखंड में विभाज्य हो जाए, मतलब समाहित हो जाएं। इस तरीके से हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तरीके से अच्छे से समझेंगे कि वाकई में है क्या। जैसे हम ले लेते हैं 2 और 4 का एलसीएम ऑफ 2 and 4। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले 2 और 4 जो है, देखिए 4 एक ऐसी संख्या है दोनों से कट जाएगी, फिर इसके बाद 8 आता है दोनों से कट जाएगी, फिर 12, फिर 16, फिर इसी तरह 20 आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे जाते 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 ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है दोस्त, तो ये हुआ। और इधर हम लोग इन्हीं का एचसीएफ लिख लेते हैं, सब कुछ एक ही में समझ में आ जाएगा। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा एचसीएफ। अब इन्हीं का एचसीएफ अगर हम निकालें तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई, इन्हीं दोनों का गुणनखंड, इन्हीं दोनों का गुणनखंड मतलब 2, 4, 6, सॉरी 6 नहीं है, 8, 12। ठीक है, इन्हीं दोनों का ये गुणनखंड नहीं हो सकता, सॉरी 1 हो सकता है और 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, एलसीएम और एचसीएफ में। आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका मतलब क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ कि क्या होता है, आखिर ये क्या होता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देख लीजिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वो मतलब इन दोनों का ऐसा गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का ऐसा गुणनफल जो सबसे छोटा हो। इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि उन सभी गुणनफलों में जो सबसे छोटा गुणनफल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। संख्याओं का जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। कहाँ है, ऊपर इसका मतलब है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो संख्याओं का गुणनफल, सबसे छोटा गुणनफल, इसे ही हम लोग एलसीएम कहेंगे। बाकी तो ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम है, तो सभी भाज्य, इन दोनों संख्याओं से है तो सभी विभाजित, लेकिन हम कहेंगे किसे, ये बात ध्यान में रखा गया। तो यहाँ पे इन सभी संख्याओं में छोटा ये हो जाएगा, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि बड़ों में छोटा, जैसे याद करने का, दिमाग में कॉन्सेप्ट याद करने का कि बड़ों में छोटा मल्टीपल यही हमारा एलसीएम होता है। बड़ों में छोटा मल्टीपल यही हमारा एलसीएम, ये होती है मेन डिफिनीशन एलसीएम की। अब एचसीएफ क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आई बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड, समझ में आई बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए
अब यहाँ पे जैसे हम कह दें आपसे कि भाई 2 और 4 हैं, इनका मासा बताइए, तो 2 और 4 मतलब 2 में भी 2 का भी गुणनखंड हो और 4 का भी गुणनखंड हो। ऐसा फैक्टर जो 2 का भी गुणनखंड है और 4 का भी गुणनखंड हो, तो वही हमारा हो जाएगा HCF। जो 2 का गुणनखंड हो और 4 का भी गुणनखंड हो, तो वही हमारा हो जाएगा HCF। इसका मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 का भी गुणनखंड है और 4 का भी गुणनखंड है। मतलब जो वो गुणनफल जो दोनों संख्याओं से वो गुणनफल जो दोनों संख्याओं में डिविजिबल हो जाए, मतलब दोनों संख्याओं को काट दे। ऐसा गुणनखंड ढूंढो कि जो दोनों संख्याओं को काट दे, वही HCF कहलाता है। ठीक है, जैसे 2 है, 2 को भी काट देगा, 4 को भी काट देगा। ठीक है, और LCM किसे कहते हैं? LCM का मतलब जो ऐसा गुणनफल लीजिए कि जो दोनों संख्याओं से वो गुणनफल कट जाए। उल्टा चल रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे अपनी प्रक्रिया जारी करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं सवाल 26। इसको देखते हैं, 2 से काट दिए 13, तो 13 से कटेगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 26 = 2 × 13। फिर इधर 91 का आप कर लीजिए, 7 से काट देंगे, कट जाएगा आराम से। 7 × 9 7, 2 इसमें 7 × 3 = 21, 13 13 7 91 होता है ना। तो यहाँ 91 बराबर क्या हो जाएगा? 91 = 7 × 13। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए LCM हमने क्या सिखाया था? LCM। तो LCM यहाँ देख लीजिए कि LCM कैसे हम पहचानेंगे। देखिए कॉमन को पहले निकाल लो, कॉमन पॉइंट 13 का निकाल लो, और बाकी जो बचता है उनको भी लिख लीजिए साथ में। मतलब कॉमन तो कॉमन होगा और प्लस उन पे जो गुणनखंड है वो। मतलब LCM बराबर होता है HCF × संख्याएं का, मतलब संख्या जो छुटी हुई संख्या उनका गुणनफल, फैक्टर ऑफ गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे ये LCM हो गया। अब इनको गुणा करा दीजिए दोस्त, 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुणा करा दीजिए। 6 7 7 6 42 और 7 दूना 14, 14 4 18, 14 4 18। ठीक है, कहीं से गलत नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। 2 और 13 है, और यहाँ 7 से काट दिया, 7 सही है। हाँ, तो ये 13 हो गया, ये 2 और 7, 13 दूना 26, 26 को 7 से गुणा करा दीजिए, सही तो जा रहा है। 26 को 7 से गुणा करा दीजिए, सही तो जा रहा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ये हो गया LCM। और HCF देख लीजिए, इसी तरह HCF जो कॉमन पॉइंट है HCF हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए जांच करने पर, हम सब में नहीं लिखेंगे, एक में आपको लिख के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाता है, सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है दोस्त? 26, 91 बराबर LCM क्या है? 182 × 13। ये हमेशा बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब LCM और HCF कहीं से गलत है आपका। ठीक है, बराबर होना चाहिए। चलिए गुणा करा लीजिए, 1 छक्के 6। ठीक है, पास का पास से, दूर का दूर से, ऐसे गुणा कराइए। 2 × 1 2, 9 छक 54, 54 2 56, 54 2 56, 9 छक 54 और 54 2 56 के 6 हासिल 5। और फिर क्या करेंगे? 9 दूना 18, 18 5 18 5 23, 23 66। इधर देख लेते हैं क्या आता है। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2,
13 8 104, 104 और 2 जोड़ेंगे 106, हासिल 10, 13 का नाम 13 10 23। एकदम करेक्ट है दोस्त। ठीक है, इसी तरह आपको और भी सवाल लगाने हैं। चलिए, ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 510 और 92 कहाँ है? 510 और 92। चलिए 510 का इसी तरह निकाल लेते हैं। 5 का नाम 5, 5 दूनाई 10। देखिए 102, यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, कि हमने देखा है अक्सर से कि बच्चे जो होते हैं ना ऐसे कर देते हैं, कहेंगे सर 5 का नाम 5, 5 दूनाई 10, 12 लिख देते हैं। तो 12 नहीं लिखना है आपको, यही आपकी गलती हो जाती है। कहोगे सर गलत हो गया। तो यहाँ पे जब दो संख्या इकट्ठा लिया करो ना, जैसे हम भाग में करते हैं, एक बार जीरो बार ले जाते हैं, फिर जब दो संख्या इकट्ठा लेते हैं तो जीरो उतार के करते हैं। इसी तरीके गुणनखंड में होता है, जब दो संख्या इकट्ठा लेते हैं तो जहाँ पे जीरो लगा के, तो यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2। आप काट लीजिए 3 से, यहाँ पे 17 3 के 51, यहाँ 17 आएगा। तो 510 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसी तरह इधर 92 का निकाल लीजिए। देखो 23 चौको 92 होता है, हमें पता है। 2 चौके 8, एक इसमें गया, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 से। ठीक है, अब देखिए 92 और 2 इंटू 2 इंटू 230। ठीक है, तो यहाँ पे 23 है। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान है पहचानना। अब आप लोग तो निकाल लेंगे LCM। तो LCM निकालना बहुत आसान बात हो गया। देखिए कॉमन पॉइंट पहले ढूंढ लीजिए। कॉमन पॉइंट आप ढूंढे रहेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 गुणे, अब जो नहीं मिलता उनको भी लिख लीजिए, 3 5 17 और इंटू 23। आप इसको गुणा करा के देख लीजिएगा कितना आएगा। HCF कितना आ जाएगा भाई? 2 ही अकेले मिल रहा है, 2 हमारा हो जाएगा। फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल, जाँच करने पर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो फर्स्ट 5 10 92 और इसका गुणन देख लीजिएगा, गुणनफल कि गुणनफल कितना होता है। 2 दूना 4 तई 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17, 17 छंगा 102, 1 0, फिर 23 से 3 0 0, 3 दुनाई 6, 3 0 0, 3 एकन्नम 3, 2 से 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकन्नम 2, 0 6 4 3 2, 23,046। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 2346 इंटू HCF 2 से। तो इनको गुणा करा के आप चेक करा लीजिएगा। ठीक है, 2 0 0, 2 छंग 12, 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6 1 7, सॉरी 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। ठीक है, इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग गुणा करा के चेक करा लीजिएगा, आराम से इतना ही आएगा। जैसे कि अगर यूनिट डिजिट चेक कराना चाहे चेक करा सकते हैं। 2 0 0 पहले ही आ रहा है और 2 एकन्नम 2 देखो यहाँ पहले ही आ रहा है, तो इससे हम चेक करा सकते हैं। चलिए ये भी हो गया। ठीक है, आगे आप लोग नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 336 और 54 तीसरा है, 3 3 6 और 54 का। तो 3 3 6 का पहले निकाल लेते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दुनाई 6, 3 त्रिक्का 9, 1 इसमें 2 इसमें चला गया। अरे यार एक नहीं कटेगा भाई। 2 पंचे 10,
2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 7 14, 2 1 नम 2, फिर 2 2 7 14, फिर 7 से। बहुत बड़ा बना दिया यार। हाँ, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार है, 3 बार हो गया। अरे 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 4 बार है। ठीक है, 54 का देख लीजिए। 2 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एक नम 3। फिर यहाँ 54 का देख लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है दोस्त, यहाँ एक 3, अरे सॉरी यार, तो यहाँ एक 3 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो चलिए इनको गुणा करा देते हैं। गुणा कराने पे देखते हैं क्या आता है। तो गुणा कराने पे इनको देख लेते हैं। 2 तिहाई 6, देखिए ये पूरा हो जाएगा 16 और 16 सत्ते 112। 112 का 3 से गुणा करा दो। 3 दुनाई 6, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 336। अरे यार क्या हो रहा है। हाँ, अभी तो निकाले ही नहीं ना, गुणा क्यों करवा रहे हैं। चलो एलसीएम देख लेते हैं इसका। एलसीएम देखिए क्या क्या मिल रहा है, पहले उनको लिख लिया जाए। तो 3 को छोड़ दीजिए, बाकी सब नोट कर लीजिए। 2 2 2 2 2 2 2, 5 बार 2 है ना, 4 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, और 3 बार 2 3 है, और इंटू 7 है। तो देख लीजिए 3 दुनाई 6 दुनाई 12, अरे यार ये पूरा कितना 32। अब 32 और 27 का गुणा करा दो। 32 और 27 गुणा करा दीजिए आप लोग। गुणा करा के देख लो कितना आ रहा है यार। एचसीएफ देख लीजिए, आप लोग गुणा करा के चेक करा लीजिएगा, यही आएगा। 3 अकेले कॉमन है, बहुत अच्छी बात है। तो पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या क्या है 336 इंटू 45 44 54, और फिर एचसीएफ कितना है 324। ठीक है, इन दोनों गुणा करा दीजिएगा, आपस में देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं बराबर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत सिंपल है। 12 15 21, अरे यार फटाफट गुणनखंड बाहर निकाल लो भाई। ठीक, देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया। 15 का देख लो गुणनखंड, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 3 पचे 15, 21 21 का 3 सते 21। एलसीएम एचसीएफ कॉमन पॉइंट ढूंढो भाई। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, निकाल लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 को छोड़ो बाकी सब लिख डालो। अरे 3 को एक ही बार लिखना है ना। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 कितना आएगा भाई। 3 दुनाई 6 दुनाई 12, 12 पंचे 60, 6 सते 42, 420 यार। ठीक है 420। चलिए ये हो चुका। दूसरा सवाल, अगला सवाल क्या है 17 23 29। 17 23 29। तो भाई मैंने बताया था आपको अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे, नोट करके लिख लीजिए, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं भाई, तो इनका एचसीएफ 1 और एलसीएम इनका गुणनफल हो जाता है। और जो एलसीएम होता है अभाज्य संख्याओं को, उनका गुणनफल ही उनका। तो 17 23 29 ये तीनों गुणा करा लीजिएगा आप लोग, और गुणा करा लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया है 8 9 25। 8 9 25
तो 8 का गुणनखंड बनाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का बना दो 3 गुणे 3, 25 का बना दीजिए 5 गुणे 5। यहाँ तो कॉमन पॉइंट कुछ नहीं है, इसका मतलब HCF साहब 1 है, और LCM मतलब टोटली गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। लंबा कुछ नहीं है यार। 8 9 72, 72 दहम्मा 700, 10 720। ठीक, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, चौथा नंबर तक। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या है, देखो दिया था इतने का, इन दो संख्याओं का जो HCF है 9 है, LCM हमको निकालना है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था ना, फार्मूला क्या बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ये मैंने बता रखा था। तो पहली संख्या क्या है 306657, और LCM तो नहीं दिया है, LCM तो हमें फाइंड करना है। HCF दिया इनका 9। तो दोस्तों कुछ करना कुछ नहीं है यार, इसमें 9 को इधर ले आ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझदार हैं आप। LCM तो 9 से डिवाइड कर दो, देखिए 9 से कट रहा है, 9 त्रिक 27, 3 इसमें होगा, 9 चौको 36, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 34 गुणे 657। आप इनको गुणा करा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जब इनको गुणा कराओगे तो 22 33 8 मिलेगा, 7 चौक 28, 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो आपको इकाई अंक से पता लग गया, इतना होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार कैसे, मतलब ये कैसा क्वेश्चन है। तो मैं इसको आपको एकदम बढ़िया से समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहेगी, तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है क्या, ठीक है, होती है क्या, 0 पर समाप्त होती है क्या। देखिए सबसे पहले इसमें ये जान लीजिए कि कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगी, जब उसके गुणनखंड, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगी, जब उसके गुणनखंड या तो 2 होगा और 5 होगा, जब उसके गुणनखंड 2 होगा और 5। अगर गुणनखंड में कितनी भी बड़ी संख्या गुणा गुणा गुणा, जैसे हम इकाई का अंक फाइंड करते हैं ना, इकाई का अंक फाइंड करते समय कहेंगे ना इकाई का अंक 0, ठीक है। तो कैसे पता लगाते हैं, जब कहीं भी 5 और 2 दिखा ना इकाई में, मतलब मल्टीपल में, गुणे में, तो तुरंत कह देते हैं इकाई का अंक 0 होगा। समझ में आई बात, तो तुरंत पता लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कोई भी संख्या 0 पे कब समाप्त होगी, जब उसके गुणनखंड या उसके मल्टीपल, मतलब 2 और 5 होंगे। कहीं भी 2 और 5 होगा तो मतलब वो संख्या 0 पर ही समाप्त होगी। समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे मैं 1 10 प्राप्त करने के लिए, जैसे इसमें 0 है ना, ये कोई संख्या, 1 10 प्राप्त करने के लिए मैं 2 और 5 का गुणनखंड लूँगा, इसके अलावा कोई 10 से बन रहा है क्या, है कोई संख्या 10 से, ठीक है। इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 और 5, 2 पंचे 10, 10 बन गया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या 0 समाप्त करने के लिए उसके 2 गुणनखंड कौन कौन, 2 और 5 होने चाहिए। लेकिन ये तो क्या कह रहा है कि 6 पावर n, n कोई प्राकृत संख्या है, कि 6 पावर जो n है, अगर n की जगह मैं 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, यार 6 छंग 36, 2 से 16, कभी भी यार 0 पे समाप्त हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि इसके गुणनखंड में कभी भी 2 और 5 आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता 2 और 5। देख लीजिए आप, 6 का पावर n है, अब n की जगह मैं 1 रख दूं 6 हो जाएगा। अब 6 का गुणनखंड यार 2 और 3 होता है, 2 और 5 कहाँ मिला, 2 और 5 नहीं मिला, तो इसका मतलब ये समाप्त नहीं हो सकती 0 पर, कभी भी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं है।
अब मैं इसको अगर 6 का पावर अगर 2 रख दूँ तो 6 छंग 36 हो जाएगा। 36 का गुणनखंड क्या बन सकता है? 6 गुणे 6 बन सकता है। हाँ, 12 36 बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन इसमें 2 और 5 कहीं दिखा क्या? 2 दिख जाएगा, 5 नहीं दिखेगा। इसका मतलब यह संख्या 5 पर कभी समाप्ति नहीं हो सकती। तो आप लिख दीजिएगा कि अतः चूंकि इसके 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 n के गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। तभी यह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तभी यह संख्या 0 पर समाप्त होगी जब 2 और 5 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन इसका गुणनखंड क्या है वाकई में? वास्तविक में तो गुणनखंड ये है, तो ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगला देखते हैं। ये पूछा है क्वेश्चन कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों है? प्रूफ करके दिखाना है भाई। चलिए प्रूफ कर किया जाए कि कैसे है ये भाज्य संख्याएं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्त, इसमें क्या कर लेंगे, पहले इसको लिख लीजिए 7 11 13 प्लस 13। तो देख लीजिए इसमें 13 कॉमन है ना, तो कॉमन निकालिए। जब इसमें से 13 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 7 11, और इधर से 13 निकालेंगे तो 1 बचेगा 13। 11 सते 77 प्लस 1 13, 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78 बन जाएगा। ठीक, फिर उसके अलावा इधर देखेंगे ये संख्या और ये संख्या, इनमें दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? 5 और 5, ये और ये। तो 5 कॉमन करेंगे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, और यहाँ गुणे 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे। 7 देखिए 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 24 24 छक्का 6 चौको 24 का 4, 6 दुनाई 12 2 14, और 7 से गुणा कराए 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 का 0, और 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28 7 एकन्नम 7 7 10। ठीक है, 108 108। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अच्छी तरीके से, ये दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। कैसे पता करेंगे? क्योंकि भाज्य संख्या की डिफिनीशन ही होती है जो संख्या 2 से कट जाए, या मतलब 2 से कट सकती है, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे उसके, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यार थोड़ा बड़ा था इसलिए नहीं लिखा, पढ़ दे रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वो दोनों आपस में प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? तो भाई ये कोई वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए यहाँ से ये चलता है रवि, और यहाँ से एक ही दिशा में है, ठीक है, और इधर से इसी दिशा में, सॉरी, इधर इसी दिशा में यहाँ से सोनिया, ये 18 और ये 12 की स्पीड से, ठीक है, मिनट में बार, ठीक है। तो ये 12 और ये 18, भाई ये दोनों कब आपस में? तो देख लिया जाए भाई इसका भी। चलो भाई 12 का आप निकाल लो। 2 गुणनखंड 2 2 2 3 हो जाएगा। 18 का
18 का क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 18 का। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा, तो इसका जो होगा, तो इसका जो हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, देखिए इसमें एलसीएम क्या है, दोनों मिलता क्या है, ये मिल गया, तो इनको दोनों को लिख लीजिए पहले 2 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12 और 12 तिहाई 36, यानी ये 36 मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे। ये तो यार वही वाला क्वेश्चन हुआ ना, जैसे एक व्यापारी दोनों एक साथ एक ही तारीख को निकलते हैं, कहता है एक व्यापारी हर तीसरे दिन जाता है और दूसरा व्यापारी हर चौथे दिन जाता है, तो दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे, किस तारीख को नेक्स्ट। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन है, एलसीएम निकाल ले देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आज का सेशन जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नए व्यूवर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इतना ही कीजिए केवल, और वीडियो को पूरा जो भी बच्चे हैं नहीं पढ़े हैं या पढ़ लिए हैं रिवाइज ही हो जाएगा, कोई नुकसान वाली बात है नहीं। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लें, कैसे क्या है, कुछ ना कुछ आपको अलग ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब वही है। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए, धन्यवाद।